नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहली खबर की चर्चा कर लेते हैं। दुनिया में जंग के दो अहम फ्रंट्स मौजूद हैं, एक यूरोप यूक्रेन की जमीन पर और दूसरा रूसी सेना लगातार उन पर बारूद भी बरसा रही है। दूसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट की जमीन पर है, जहां फिलहाल कहने के लिए शांति है लेकिन फिजाओं में तनाव है और ये खामोशी कभी भी तोपों की गड़गड़ाहट से टूट सकती है। बाहर से भले ये दो फ्रंट्स दिख रहे हों, लेकिन असल में ये एक ही है, या यूं कह लीजिए कि रूस, चीन और चीन ने मिलकर के इन्हें एक बना दिया है। दोनों ही जगह एक बात कॉमन है, वो ये, यहां अमेरिका की साख को भारी नुकसान हुआ। ट्रंप टेंशन में है क्योंकि उनकी ना तो यूक्रेन के मोर्चे पर कोई सुन पा रहा है और ना ही ईरान के मोर्चे पर उन्हें सुना जा रहा है। आज हम आपको इन दोनों ही मोर्चों के बारे में डिटेल रिपोर्ट समझाएंगे। दूसरी खबर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को जितने हल्के में लिया, ईरान वास्तव में वैसा नहीं निकला। ईरान ने जो पलटवार किया उसका अंदाजा ट्रंप, नेतन्याहू और दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसी को कतई नहीं था। हालात ऐसे हुए कि अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप की साख कमजोर हुई और अब खबर है कि हार की वजह से अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव बढ़ रहा है। बीते दिनों ट्रंप और नेतन्याहू के फोन पर हुई बातचीत से इसके संकेत भी मिले। आज हम आपको इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तीसरी खबर, ईरान के पलटवार से न केवल अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं, इजराइल भी बल्कि बर्बाद हो गया है। हालांकि खाड़ी में मौजूद अमेरिका के मित्र देश भी टेंशन में है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका पर उसके दोस्तों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है और इस बीच अमेरिका के दो बड़े मित्र देशों सऊदी अरब और यूएई ने एक ऐसा कदम उठाया जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आखिर दोनों ही देशों ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति तक में तनाव पैदा हो गया है, उसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। खबर यह है कि रूस और बेलारूस की संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चल रही है। रूस और बेलारूस तो बहुत शुरुआत से रूस के साथ ही खड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों ही संयुक्त न्यूक्लियर ड्रिल चला रहे हैं। न्यूक्लियर वॉरहेड रूस ने बेलारूस को सौंप दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक वॉरहेड पहुंचा दिए गए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान ये वॉरहेड पहुंचाए गए हैं। अब आप हमेशा सुनते रहते होंगे कि सैन्य अभ्यास चल रहा है दो देशों के बीच में, दो मित्र राष्ट्रों के बीच में, लेकिन ये उससे अलग है। ये सैन्य अभ्यास से कई इतर न्यूक्लियर ड्रिल है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोनों ही देश किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक एक साथ कर सके। ये न्यूक्लियर ड्रिल की जा रही है। रूस और बेलारूस के संबंध अच्छे हैं। बेलारूस रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ ही खड़ा हुआ नजर आता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन साझा की है कि बेलारूस में मिसाइल ब्रिगेड के भंडार तक हमने वॉरहेड पहुंचा दिए हैं। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास के दौरान हमने ये वॉरहेड पहुंचाए हैं। वहीं एक और बड़ी खबर है। खबर ये कि रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमले का दावा है। काला सागर में मानव रहित समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास ये हमला किया गया है। तो रूस एक बार फिर से यूक्रेन को निशाना बना रहा है। काला सागर में ये समुद्री जहाज पर हमला किया गया है। स्नेक आइलैंड के पास रूस का लांसेट ड्रोन से अटैक देखने को मिला है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। अलग अलग मोर्चों पर लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में। अब काला सागर में जो अटैक किया गया है, रूसी रक्षा मंत्रालय ने उसकी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस साझा करके बताया है कि किस तरीके से उन्होंने काला सागर में जहाज को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि 550 से ज्यादा ड्रोन एक बार में भेजे गए यूक्रेन की तरफ से रशिया में तबाही लाने के लिए, और उन्होंने तबाही जबरदस्त तरीके से लेकर के आई। यूक्रेन ने जो तबाही लाई रशिया के अंदर, रशिया उस दिन ये कह चुका था कि इसका बदला अवश्य से लिया जाएगा। खार्किव से लेकर के स्नेक आइलैंड तक हर जगह अब रूस के ड्रोन तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये जो वीडियो जारी किया है उसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि यूक्रेन अगर सोच रहा था कि 550 ड्रोन भेजने के बाद रशिया शांत बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। रशिया को भी अपनी साख बचानी है, इसलिए यूक्रेन जैसे छोटे देश पर वो हमला करके रिटेलिएशन का संदेश दे रहा है कि देश कोई सा भी हो, रिटेलिएट हम करेंगे। वहीं काला सागर में रूसी विमानों का एक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी यूके ने दरअसल जारी किया है पिछले महीने की घटना का वीडियो। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से काला सागर में रूसी विमानों का जो एक्शन था उसका वीडियो
जारी कर दिया गया है। रूसी Su-35 Su-27 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। यूके के सेना के बेहद करीब आ गए थे रूसी विमान। यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम इस दौरान एक्टिव हो गए थे, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है कि काला सागर में जो रूसी विमानों पर एक्शन यूके की तरफ से लिया गया पिछले महीने, उसमें Su-35 से लेकर 27 तक को इंटरसेप्ट कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम की सेना ने ये विमान गिराए। उनका कहना है कि ये रूसी विमान हमारे बेहद करीब आ गए थे और इस वजह से यूके के विमानों की इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव हुए और इस वजह से इंटरसेप्शन करना पड़ा उन्हें। Su-35 और Su-27 अपने आप में बेहद ही शक्तिशाली विमान है। रशिया से कई देश उसे खरीदते भी हैं, लेकिन ये अचानक से यूक्रेन के विमानों के इतने करीब आ जाते हैं कि यूके के विमानों के इंटरसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और इस वजह से Su-35 से लेकर के Su-27 तक को ये भेदते हैं। इसका वीडियो 1 महीने बाद लेकिन जारी किया गया है और ये पूरी घटना काला सागर में हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई तमाम खबरें ये कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है और ये उन्होंने अपनी कांग्रेस में संसद में बता भी दिया कि कितना नुकसान हुआ। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में दरअसल ये बड़ा खुलासा किया गया है कि जंग में यूएस के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन को नुकसान हुआ है। कौन कौन से ड्रोन, कौन कौन से एयरक्राफ्ट, इसकी पूरी एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपको समझाई है। यूएस के 6 फाइटर जेट, यूएस के 24 MQ-9 रीपर और MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। 1, 2, 3 नहीं, 48 विमानों को मार गिराया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन जो अपने आप में बेहद महंगे और शक्तिशाली होते हैं, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अच्छा खासा नुकसान हुआ है, $100 अरब तक का नुकसान, ये संभावनाएं हैं। और जो कांग्रेस में पेंटागन ने रिपोर्ट लगाई है वो भी ये दावा करती है कि 100 नहीं लेकिन 50 अरब तक का, तो फिर भी नुकसान हमें हो चुका है। अब ये दो खबरें हैं कि एक तरफ यूके ने किस तरीके से काला सागर में इंटरसेप्टर के माध्यम से Su-35 और 27 को इंटरसेप्ट किया है। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यह हुआ कि यूएस के 42 एयरक्राफ्ट और ड्रोन को नुकसान हुआ। यूएस के 6 फाइटर और अटैक जेट्स को नुकसान हुआ। यूएस के 24 MQ-9 रीपर और 1 MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को भी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में तबाही ईरान में हुई है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए गए। तेल कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बर्बादी से अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका को आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन खासकर ट्रंप की साख भी गिरते चली जा रही है। यूक्रेन जंग में शांति समझौता कराने के दौरान ट्रंप की साख को धक्का लगा, लेकिन ईरान से जंग में तो ट्रंप की साख बुरी तरीके से गिर गई है। क्या अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है? क्या इसकी मुख्य वजह ट्रंप की असफल वैश्विक नीतियां हैं? ये सवाल आज अहम होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस, चीन और ईरान ने मिलकर यूक्रेन और ईरान इन दोनों ही मोर्चों को एक वैश्विक जंग में बदल दिया। इस गठजोड़ ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया, जहां ईरान अब अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा, इन तीन चेहरों ने दो फ्रंट को न सिर्फ एक जंग में तब्दील कर दिया, बल्कि ट्रंप को नए बारूदी भंवर में फंसा दिया। ट्रंप ईरान पर बार बार हमले की धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हर रणनीति फेल हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ऐसी कोई डील नहीं करेगा जिससे ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की अनुमति मिले। हालांकि सच यही है कि यूक्रेन से लेकर ईरान तक जो कुछ हुआ, उससे सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा है। 40 दिनों की जंग का परिणाम ये हुआ कि अमेरिका का दुनिया पर जो दबदबा था, जो खौफ था, वो करीब करीब खत्म हो गया है। अब ईरान ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं और वो लगातार अमेरिका को तेवर दिखा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध की आग भी शांत नहीं हो पा रही है। ट्रंप जब से आए हैं तभी से यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं, ना जेलेंस्की और ना ही यूरोपीय देश। ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय देशों को लगातार धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात ये है कि यूक्रेन जंग की आग भी लगातार भड़कती ही जा रही है। रूस सैन्य ताकत के जरिए यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य पूरा करना चाहता है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि दुनिया पर अमेरिका का दबदबा खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रंप और उनकी ग्लोबल नीति। यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला और ईरान तक ट्रंप ने जो कदम उठाए वो सभी उल्टे पड़ गए। ईरान में तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा। मिडिल ईस्ट में 40 दिनों तक ईरानी सेना ने जिस तरह से विध्वंसक जंग लड़ी, उससे सुपर पावर अमेरिका ही टेंशन में आ गया। इस जंग के बाद न सिर्फ अरब के बल्कि पूरी दुनिया के समीकरण बदल गए। सच ये है कि इस वक्त रूसी गुट अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ा, जिसमें एक तरफ है रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अब कोई भी ताकतवर देश नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने खुद ही नेटो और यूरोपीय देशों से अपने रिश्ते खराब किए। यही वजह है कि ईरान में जंग में नेटो का कोई भी देश अमेरिका का साथ देने नहीं आया, जिससे ट्रंप अब भी भड़के हुए हैं। अमेरिका का वर्चस्व इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उनके खिलाफ 3 लोगों ने मिलकर एक जंग और 2 मोर्चे वाली ग्लोबल रणनीति लागू कर दी। इस रणनीति को ट्रंप और उनकी टीम समझ नहीं पाई। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर यूक्रेन और ईरान के दोनों फ्रंट को एक जंग में बदल दिया। देखने में यूक्रेन और ईरान की जंग 2 अलग अलग लग रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है वो इन दोनों के एक होने की तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ रूस ईरान को लगातार इंटेलिजेंस दे रहा है, तो इसके बदले ईरान रूस को शाहिद ड्रोन दे रहा है। इससे रूस यूक्रेन की धरती को बुरी तरह से जला रहा है। मतलब ये कि अमेरिका के साथ लड़ाई में रूस ईरान की मदद कर रहा है, तो यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ रूस जो जंग लड़ रहा है उसमें ईरान पुतिन की मदद कर रहा है। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि रूस की मदद से ईरानी कमांडर्स ने अमेरिका के अटैक के पैटर्न को जान लिया है। जैसे अमेरिकी फाइटर जेट किस रास्ते से आते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका किस तरह का हमला करेगा, कैसा हमला करेगा। अब ईरान इसका अंदाजा पहले ही बहुत आसानी से लगा सकता है। वो न सिर्फ अनुमान लगा सकता है बल्कि हमले के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों को तबाह भी कर सकता है। अमेरिका की मुश्किलें सिर्फ पुतिन और मुस्तफा ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भरपूर योगदान दे रहे हैं। चीन हथियार बनाने के लिए जरूरी पार्ट न सिर्फ रूस को दे रहा है बल्कि ईरान को भी सप्लाई कर रहा है। चीन की इसी सप्लाई की वजह से रूस और ईरान तेजी से हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। चीन की मदद से ईरान जहां खतरनाक हथियारों का भंडार तैयार कर रहा है, तो वहीं रूस इन हथियारों से यूक्रेन का दहन कर रहा है। साफ है कि पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा ने जो दलदल तैयार किया है उसमें ट्रंप लगातार धंसते जा रहे हैं। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें फंसे ट्रंप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब न सिर्फ दुनिया के तमाम देश बल्कि खुद अमेरिका के लोग भी ट्रंप के युद्ध नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी साख को बट्टा लगा, सहयोगियों ने साथ छोड़ा, यहां तक कि सुपर पावर की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब कैसे ये सवाल खड़े हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जितने भी टारगेट सोचे गए थे ईरान में वो सारे के सारे अधूरे रह गए हैं। कुछ भी हासिल डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से हुआ नहीं है। तो सबसे पहले यही साख को उनकी धक्का है। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है और इन्होंने सोचा था कि छोटा सा तो मुल्क है, कभी भी हम इसे घुटनों पर ला देंगे, लेकिन ईरान ऐसा किया नहीं। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती सफलता मिली, जो उसके बाद से और कुछ हासिल इन्हें नहीं हुआ है। ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा अभी भी जारी है। दूसरी तरफ जहाजों से टोल वसूलने पर ईरान अड़ा हुआ था और ईरान वो वसूली कर भी रहा है। उसके लिए वेबसाइट बाकायदा उसने लॉन्च कर दी है। अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी कई बार बेअसर नजर आती है।
ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल, इनके महंगे फाइटर जेट्स को बर्बाद कर रहे हैं। 48 फाइटर जेट्स, अमेरिका की लाखों डॉलर की मिसाइलें इस दौरान इनकी तरफ से बर्बाद कर दी गई है। छोटे छोटे ड्रोन से अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं हुआ है। अमेरिका ये तक नहीं जानता है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम आखिरकार रखा कहाँ है। संवर्धित यूरेनियम हासिल अमेरिका इसी वजह से नहीं कर पा रहा है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई बहुत ज्यादा खासा नुकसान नहीं हुआ है और अमेरिका ये चाह करके भी नहीं कर सकता। उसे पता है कि रेडिएशन लीक होगा और उसके बाद दुनिया भर में अमेरिका पर सवाल खड़े होंगे। ट्रंप की बयानबाजी से नेटो देशों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कागजी शेर जो बार बार ट्रंप नेटो को करार देते हैं। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश मदद के लिए नहीं आए हैं और अभी भी आने के लिए उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बातचीत के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताऊं कि जंग में लड़ना अमेरिका को किस तरीके से भारी पड़ गया है। जो उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट लगाई है उसमें बताया है कि उन्हें कितना कितना नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में, जो कि नष्ट हो गए हैं। ये 1-2 नहीं बल्कि 24 नष्ट हो गए हैं। 1250 करोड़ का एक बनता है, इस लिहाज से उसे 30 करोड़ का घाटा हुआ है MQ-9 रीपर ड्रोन के गिराने से। F-15E स्ट्राइक ईगल, ये 4 नष्ट कर दिए गए हैं। 835 करोड़ का एक बनता है और 3,340 करोड़ के ये भी नष्ट कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, ये 7 नष्ट हुए हैं। एक की कीमत 1340 करोड़ रुपए है और ये 9,360 करोड़ रुपए पूरे तरीके से तबाह। वहीं E-3 सेंट्री एवेस्कस एक नष्ट हुआ है, 2250 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। तो 2250 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा हुआ है। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा नुकसान अमेरिका का ईरान ने इस पूरे युद्ध के दौरान कर दिया है। F-35A लाइटनिंग 2 एक नष्ट हुआ है, F-35 835 करोड़ रुपए सीधे तौर पर तबाही। A-10 थंडरबोल्ट 2 ये भी एक नष्ट हुआ है, 150 करोड़ रुपए का ये भी बनता है, तो ये भी नष्ट कर दिया गया है। वहीं MC-130J कमांडो 2 2 नष्ट हुए हैं, 920 करोड़ रुपए एक की कीमत आती है और 1840 करोड़ रुपए इस तरीके से वहां पर तबाह हो गए हैं। MQ-4C ट्राइटन एक नष्ट हुआ है, 2085 करोड़ रुपए का ये बनता है और ये भी तबाह हो गया, 2085 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से अरबों खरबों की संपत्ति गवा करके अमेरिका भी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने बहुत कुछ हासिल कर लिया इस युद्ध से, ना कुछ हाथ लगा, सब कुछ गया सो लगा। अमेरिका को ईरान में अब तक कामयाबी नहीं मिली। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए माना जा रहा है कि अमेरिका को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये कतई आसान नहीं होने वाला और उसकी वजह ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन है। अब आपको इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। ईरान के कुदरती कवच सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा अमेरिका के लिए। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार बनी हुई है और ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। मध्य में दश्ते काबीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है। वहीं सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ेगी। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना मुश्किल है। इस वजह से अमेरिका के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अमेरिकी सैनिकों के लिए यह आसान नहीं होगा। जानकारी यह है कि ईरान पर दोबारा हमले करने को लेकर के इजरायली मीडिया दावा कर रही है। दावा ये कि ट्रंप ईरान पर हमलों को लेकर के विचार कर रहे हैं। ये इजरायली मीडिया का दावा है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका मिलकर के हमला कर रहे हैं। इजरायली मीडिया दावा कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हमलों को लेकर के विचार कर रहे हैं। ईरान को समझौते के लिए समय देना चाहते हैं ट्रंप, और ये शायद इस हवाले से कहा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फिर से फोन पर बातचीत हुई, अच्छी खासी बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स यहां तक कह रही है कि दोनों के बीच में बहस तक हो गई है, और इसकी वजह यही है कि ट्रंप वक्त देना चाहते हैं और इजरायल खतरा मोल नहीं लेना चाहता है कि एक बार जब युद्ध में आगे बढ़ चुके हैं तो ईरान को तबाह करके ही दम लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनकी साख से लेकर के उनकी आर्थिकी तक टूट चुकी है, तो ऐसे में थोड़ा वक्त ले लेना उचित होगा। और यही दावा इजरायली मीडिया का भी है कि ईरान को समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप समय देना चाहते हैं। ट्रंप ईरान पर हमलों को लेकर के अभी भी विचार विमर्श वाली स्थिति में है, वो कुछ भी बयान दें, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी वो सिर्फ सोच रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां फारस की खाड़ी में
स्पूफिंग की आशंका बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया कह रहा है कि दुबई के उत्तर पश्चिम में स्पूफिंग की आशंका बढ़ी है। कई जहाज एक जगह पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। खाड़ी में कोई बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, ये भी बताया जा रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमला करें ना करें। पश्चिमी मीडिया दूसरा दावा कर रहा है कि खाड़ी में कोई बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है, क्योंकि वहां पर स्पूफिंग की आशंका जताई जा रही है। दुबई के उत्तर पश्चिम में ये आशंका है। कई जहाज एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, इसीलिए ये आशंकाएं ज्यादा तेज हो गई हैं कि खाड़ी में कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इजरायली मीडिया का दावा इससे इतर है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी विचार विमर्श कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार आ गई है? क्या ईरान में मिली करारी हार की वजह से दो खास दोस्तों की राहें अलग अलग हो गई? ये सवाल खड़ा हो रहा है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर एक लंबी बातचीत हुई और उसने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जंग का आगाज किया। पहले ही झटके में आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान ले ली, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया तो अमेरिका और इजराइल को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। हालात ऐसे हो गए कि हर गुजरता दिन दोनों ही देशों पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका के लिए हालात ऐसे हो गए हैं कि वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहा है और ना ही जंग लड़ पा रहा है, और इजराइल भी ईरानी मिसाइलों के दम से तबाह हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान के पलटवार से अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप जहां नई डील के जरिए जंग रोकने की कोशिश में है, वहीं नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर सैन्य कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत में तनाव देखने को मिला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि कॉल खत्म होने के बाद नेतन्याहू बेहद परेशान थे। मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक तरफ ट्रंप ईरान से डील कर जंग खत्म करने की कोशिश में है, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू अब भी चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और नुकसान पहुंचाने के लिए जंग फिर से शुरू की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यस्थों के साथ मिलकर एक नया शांति ड्राफ्ट तैयार किया गया ताकि अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने कहा कि सवाल सिर्फ इतना है कि हम जाकर इसे खत्म करें या वो दस्तावेज पर साइन करेंगे। देखते हैं क्या होता है कि अमेरिका और ईरान डील और जंग के बीच बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। खबरों के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबी और मुश्किल बातचीत हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मध्यस्थ एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान साइन करेंगे। इसका मकसद औपचारिक तौर पर जंग खत्म करना और 30 दिन की बातचीत शुरू करना है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्यस्थ देश पिछले कई दिनों से नए प्रस्ताव को बेहतर बनाने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि कतर ने हाल ही में अमेरिका और ईरान को नया ड्राफ्ट दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बातचीत ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर चल रही है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर सही जवाब नहीं मिला तो जंग बहुत जल्दी फिर शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ भी दिन इंतजार करके लोगों की जान बचा सकता हूं तो ये अच्छी बात है। इस बीच मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है, क्योंकि खाड़ी देशों और उनके अपने अधिकारियों ने चेतावनी दी
कि हज के दौरान युद्ध दोबारा शुरू करने से भारी संकट खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले की स्थिति में लाखों जायरीन फंस सकते हैं और मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हज खत्म होने के बाद आने वाले हफ्तों में युद्ध फिर से भड़क सकती है। ईरान पर दोबारा हमले करने को लेकर के ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तनाव की खबरें हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में टेंशन की खबर आई है। आपको इससे पहले हुई टेंशन की मुख्य वजहों के बारे में जानकारी देती हूँ। पहली वजह ये रही कि इजराइल का साउथ पार्स गैस फील्ड पर बिना सूचना के हमला देखने को मिल जाता है। दूसरी वजह यह रही कि ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की सलाह को नजरअंदाज किया जाता है इजराइल की तरफ से। तीसरी वजह यह कि वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल भी देखने को मिलता है। ये दोनों राष्ट्र मिलकर के जो कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। चौथी वजह यह कि नेतन्याहू के एक तरफा कार्रवाई का दावा बार बार सामने आता है। नेतन्याहू कई बार ये कह चुके हैं कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि हम इस युद्ध से कब बाहर निकलेंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ये तय करेगी कि हम कब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। पांचवी वजह यह है कि युद्ध के अंतिम लक्ष्य अलग अलग है। ईरान को लेकर के इजराइल का सोच रहा है कि उसे तबाह कर दो, अमेरिका का सोचना है कि परमाणु कार्यक्रम रुकवा दो। दोनों ही अलग अलग सोच के साथ एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये मुख्य वजह हैं। वहीं ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के निर्देश हैं। अथॉरिटी ने हॉर्मुज में अपने क्षेत्र की जानकारी दी है। अथॉरिटी की तरफ से जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है जो कि ये जानकारी दे रही है। अथॉरिटी ने हॉर्मुज में अपने क्षेत्र की जानकारी दी। हॉर्मुज के पूर्व में माउंट मुबारक से फुजैरा तक क्षेत्र पीजीएसए का कहना है कि पश्चिम में केश्म द्वीप से अल कुवायम तक क्षेत्र हमारा है और क्षेत्र से गुजरने के लिए इजाजत लेना जरूरी होगा। वहीं ईरान ने हॉर्मुज के लिए प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी बना दी है और इसी अथॉरिटी का नाम है पीजीएसए, जो ये अथॉरिटी बनाई गई है। अब इन्होंने ये दरअसल बताया है कि हॉर्मुज के पूर्व में जो माउंट मुबारक से फुजैरा तक का क्षेत्र है वो ईरान का है। पश्चिम में केश्म द्वीप से लेकर के अल कुवायम तक जो क्षेत्र है वो भी ईरान का है और क्षेत्र से गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उन्हें हमारी इजाजत लेनी होगी, हमें टोल देना होगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ पाएंगे। वहीं ईरान के खिलाफ हमलों की तैयारी में यूएस एयरफोर्स जुटी हुई है। HC-130J कॉम्बैट किंग 2 ने A-10 थंडरबोल्ट के साथ अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। ये तैयारी की जा रही है अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से। HC-130J कॉम्बैट किंग 2 ने A-10 थंडरबोल्ट के साथ अभ्यास करना शुरू किया है। हवा में ईंधन भरने का अभ्यास इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये तैयारियां चल रही हैं और एयरफोर्स की तैयारियां बहुत लंबे वक्त से चल रही हैं। यूएस एयरफोर्स की तैयारियों से जुड़ा हुआ वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साझा किया था, ये दावा करने के लिए कि ईरान के खिलाफ वो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब फिर से एक वीडियो सामने आया है HC-130J कॉम्बैट किंग 2 और A-10 थंडरबोल्ट के साथ अभ्यास करने का। हवा में ईंधन भर रहे हैं, ये जरा देखिए। और ऐसे उनके पास बहुत सारे विमान हैं जिसे जमीन पर उतारने के लिए ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो हवा में ही ये काम कर सकते हैं। और ये वीडियो यूं ही जारी नहीं किए जा रही, ये इसलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि ईरान के ऊपर दबाव अमेरिका बना सके, जिसमें वो हर बार नाकामयाब रहता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के मुख्य उद्देश्यों में से एक था ईरान में तख्ता पलट। अमेरिका और इजराइल अपने इसी मकसद के चलते आयतुल्लाह अली खामनेई की जान के दुश्मन भी बन गए थे और उनकी हत्या भी करवा दी। हालांकि ईरान ने तुरंत ही आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुन लिया। लेकिन इस बीच सवाल ये कि अगर अमेरिका ईरान में तख्ता पलट कराने में कामयाब हो जाता तो ईरान में अगला सुप्रीम लीडर आखिरकार कौन होता। ईरान का इस्लामी शासन हमेशा से ही इजराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता रहा। 1979 की क्रांति के बाद से ही ईरान और इजराइल के रिश्तों में खटास आई। अमेरिका ने भी बीते साल के अंत में ईरान में हुए विद्रोह को समर्थन दिया। ईरान से विद्रोहियों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया। सवाल यह है कि अगर ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक शासन का तख्ता पलट हो जाता तो अगला सुप्रीम लीडर कौन हो सकता था। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके अहमदी नेजाद को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता था।
पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल की शुरुआती कोशिश अयातुल्ला अली खामनेई को हटाकर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को ईरान का सुप्रीम लीडर नियुक्त करना था। इसके लिए अमेरिका और इजराइल एक संयुक्त प्लान भी तैयार कर लिया था, लेकिन युद्ध के दौरान ये प्लान फेल हो गया। रिपोर्ट्स कहती है कि अब अमेरिका और इजराइल अहमदीनेजाद से संपर्क भी नहीं कर पा रहे। ईरानी मीडिया के अनुसार जंग के शुरुआती दिनों में अहमदीनेजाद के घर पर इजराइल ने हमला किया था। इस हमले के बाद से अहमदीनेजाद गायब है। महमूद साल 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। कट्टरपंथी गुट से संबंध रखने वाले अहमदीनेजाद को खामनेई का धुर विरोधी माना जाता था। हालांकि वो भी इस्लामिक गणराज्य की अवधारणा में भरोसा करते थे। कई मौकों पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बयान दे चुके हैं। माना जा रहा है कि अहमदीनेजाद ईरान के परमाणु हथियार रखने के समर्थक थे। बताया जा रहा है कि साल 1979 की ईरानी क्रांति के बाद वो कट्टर इस्लामिक राजनीति से जुड़े। धीरे धीरे वो स्थानीय प्रशासन और फिर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए। साल 1993 में उन्हें प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के चुनाव के बाद साल 1997 में उनको गवर्नर के पद से हटा दिया गया। साल 2005 में अहमदीनेजाद पहली बार ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने गरीबों के लिए आर्थिक योजनाएं, सब्सिडी और तेल की कमाई जनता तक पहुंचाने का वादा किया। साल 2009 में उनके दोबारा चुनाव जीतने के बाद ईरान में काफी विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने अहमदीनेजाद पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। हालांकि अहमदीनेजाद सरकार ने प्रदर्शन को काफी सख्ती से दबाया। माना जा रहा है कि खामनेई के बाद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में लॉबिंग भी की, लेकिन जानकारी है कि अमेरिकी प्रशासन पहलवी से नाराज था, जबकि अहमदीनेजाद सिस्टम के भीतर से आते हैं। 2 बार ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ईरान की जनता में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। IRGC के अंदर भी उनकी गहरी घुसपैठ रही। माना जा रहा है कि अहमदीनेजाद को आगे करने की सबसे बड़ी वजह उनकी छवि है। शासन में रहते हुए उन्होंने कई लोक लुभावन फैसले किए। कट्टरपंथी होते हुए भी उन्होंने अपने कैबिनेट में महिला को जगह दी। अहमदीनेजाद खुद इजराइल विरोधी माने जाते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट में ऐसे भी लोग थे जो इजराइल से समझौता करना चाहते। अहमदीनेजाद ने तमाम विरोधों के बाद भी उन लोगों को नहीं हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन महमूद अहमदीनेजाद हैं कौन जिन्हें सत्ता में आसीन करवाने के लिए इजराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ दी और पूरी तैयारी कर ली थी? उनके बारे में जान लेते हैं। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो कि 2005 से 2013 के कार्यकाल में रहे। कट्टरपंथी राजनीतिक छवि इनकी भी है। ये 1979 की इस्लामिक क्रांति को पूरा सपोर्ट करते हैं। इजराइल के खिलाफ कड़े बयान भी देते हैं। ईरान की घरेलू राजनीति में ये विवादित चेहरा हैं और इनकी अयातुल्ला अली खामनेई के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। इसीलिए अमेरिका उन्हें गद्दी पर बैठाना चाहता था। अब इनका सियासी सफर क्या है? 1979 ईरानी क्रांति से इनका जुड़ाव रहा है। 1993 प्रांतीय गवर्नर ये नियुक्त किए गए, लेकिन 1997 में पद से इन्हें हटा दिया गया। 2003 का वक्त आता है, तेहरान के ये मेयर बन जाते हैं। 2005 में पहली बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं और 2009 में विवादित चुनाव और बड़े विरोध प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिले। 2013 में इनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होता है और चुनाव से ये बाहर हो जाते हैं। ये क्यों आखिरकार विवादों में है रहे हैं? 2009 में दरअसल 2009 चुनाव धांधली के आरोपों से ईरान पूरी तरीके से हिल गया। विपक्षी प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। अहमदीनेजाद की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा हो गया और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के पश्चिम से टकराव देखने को मिला। लेकिन अब चाह करके भी अमेरिका और इजराइल इनसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। वहीं खबर यह है कि यूएस के खिलाफ चीन की घेराबंदी देखने को मिल रही है। उत्तर कोरिया के दौरे पर शी जिनपिंग जाएंगे, ये बड़ी जानकारी है। यूएस के खिलाफ चीन की घेराबंदी है। उत्तर कोरिया के दौरे पर शी जिनपिंग जाएंगे। अगले हफ्ते उत्तर कोरिया जा सकते हैं जिनपिंग। और ट्रंप के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने चीन का दौरा किया और जब राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हुए थे तो दोनों ही नेताओं ने खुल करके अमेरिका का विरोध किया, अमेरिका की नीतियों का विरोध किया, अमेरिका की दादागिरी का विरोध किया, अमेरिका के जंगल राज का विरोध किया है। ऐसे में शी जिनपिंग अगर उत्तर कोरिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सीधे सीधे अमेरिका को घेरने की तैयारी है। रशिया राष्ट्रपति सिर्फ 2-3 दिन के गैप में आए और डोनाल्ड ट्रंप जस्ट गए थे। उसके बावजूद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करने के बारे में एक बार ये नहीं सोचा कि नहीं करना चाहिए। अभी बस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह करके गए थे चीन के राष्ट्रपति को मस्का लगाते हुए
कि हमारे लिए इनसे संबंध बहुत जरूरी है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि अमेरिका की दादागिरी एशियन कंट्रीज पर नहीं चलेगी। खास तौर पर सीधे तौर पर उन्होंने अमेरिका की दादागिरी का विरोध किया जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेता एकत्रित हुए थे। और अब ऐसे में उत्तर कोरिया जाने की खबरें अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान के साथ साथ अमेरिका की साख भी गिरी है। मित्र देशों का अमेरिका पर से भरोसा कम हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने खाड़ी देशों को हथियार तो बेचे, लेकिन अब अमेरिका के दो मित्र देशों ने उसे एक बहुत बड़ा झटका दिया है। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों को दहलाया। इजराइल को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिकी सैन्य बेस को तबाह किया। अमेरिका के खाड़ी देशों की सुरक्षा में किए गए सभी इंतजाम धराशायी हो गए। ईरान ने खाड़ी देशों में सऊदी अरब और यूएई पर सबसे ज्यादा हमले किए। दोनों ही देशों के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाया। अहम ठिकानों को भी तबाह किया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका से सऊदी अरब और यूएई का भरोसा ही उठ गया। सऊदी अरब और यूएई को अमेरिका का सहयोगी माना जाता है। हालांकि अब इन दोनों देशों ने ईरान जंग में फंसे अमेरिका को झटका देना शुरू कर दिया है। यूएई और सऊदी ने अमेरिकी ट्रेजरी से $15 बिलियन निकाल लिए। इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों ने ईरान पर फिर से हमले का खुलकर विरोध किया। ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने दो बड़े झटके दिए। पहला ये कि सऊदी और यूएई दोनों ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी। दोनों देशों ने मिलकर $15 अरब की जमा पूंजी निकाली। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले का विरोध किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन यूएई और सऊदी के विरोध के कारण उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी $10.8 बिलियन घटा दी। यानी ये पैसे सऊदी ने निकाल लिए। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का $149.6 बिलियन मौजूद है। इसी तरह यूएई ने $5.8 बिलियन की जमा पूंजी निकाली। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का $114.1 बिलियन बचा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए दुनिया से पैसे जुटाता है। इन पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों पर किया जाता है। इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है। यूएई और सऊदी अरब ने जिस तरह से ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू की, इससे अमेरिका पर कर्ज देने वाले देशों का भरोसा कम हो गया। वहीं डॉलर की मजबूती के लिए भी एक बड़ा झटका है। साथ ही यूएई और सऊदी के इस कदम से अमेरिका को कर्ज महंगा पड़ सकता है। वहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जंग के कारण अमेरिकी पहले से ही परेशान है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि सऊदी और यूएई ने ईरान पर दोबारा हमले का विरोध किया। दोनों का कहना था कि युद्ध से उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। सऊदी और यूएई ने तेल ठिकानों की सुरक्षा का हवाला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहते हैं जब अपने ही साथ छोड़ दे तो बड़े से बड़ा योद्धा भी हार जाता है। ट्रंप के साथ भी यही हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो सबसे मजबूत स्तंभ सऊदी अरब और यूएई। लेकिन मिडिल ईस्ट संकट के बाद इन दोनों देशों ने अमेरिका को साफ और सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। दरअसल सऊदी और यूएई ने सीधे तौर पर हथियार तो नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप के हाथ पैर बांध दिए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर आर्थिक संकट भी गहरा गया है। ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सहयोगियों ने बड़ा झटका दिया है। अब ये झटका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरब और यूएई ने 24 घंटे के भीतर दो बड़े 440 वॉल्ट के झटके इन्हें दे दिए हैं। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी है। दोनों देशों ने मिलकर के $15 अरब की जमा पूंजी निकाल ली है और इन्होंने जो ये हाथ पीछे खींचे हैं उसकी वजह से अमेरिका में आर्थिक तौर पर नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है।
सऊदी ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर की रखी। ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर हालांकि अभी भी मौजूद है। अब उसने 15 निकाले तो वो और भी निकाल सकता है। यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी अपनी निकाल ली है। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का 114.1 बिलियन डॉलर अभी भी बचा हुआ है और ये भी कभी भी निकाला जा सकता है। दूसरा झटका ये है कि सऊदी और यूएई ने ईरान पर हमले का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोनों ही देश ये नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। ट्रंप का कहना है कि वो हमले से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन यूएई और सऊदी के विरोध की वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा है। यानी ये दो राष्ट्र अमेरिका के सहयोगी ट्रंप पर ही हावी हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में सऊदी और यूएई अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं, लेकिन वो जिस तरीके से अपना फंड निकालना शुरू कर चुके हैं, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। इसलिए अमेरिका को ना चाहते हुए भी सऊदी और यूएई की बातें माननी पड़ रही है। अब खबर यह है कि ईरान के साथ तनाव में उलझे अमेरिका को सहयोगियों ने एक और बड़ा झटका दिया। अब जानकारी ये आ रही है कि ओमान की खाड़ी में भी अमेरिकी सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक्शन ये कि ईरान का झंडा लगा हुआ टैंकर पहुंचा है, यूएस मरीन पहुंचा है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने के शक में लेकर एक्शन लिया गया है। तलाशी लेने और रास्ता बदलने का निर्देश देकर के जहाज को हालांकि छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। ओमान की खाड़ी में क्या हुआ है, अमेरिकी सेना का एक्शन, जहां पर ईरान का झंडा लगा हुआ टैंकर पहुंचा और टैंकर पहुंचते ही यूएस मरीन भी पहुंच गया। हॉर्मुज पर नाकेबंदी तोड़ने का शक इन्हें गहराया। इन्होंने तलाशी ली और फिर रास्ता बदलने का निर्देश देकर के उसे छोड़ दिया कि हॉर्मुज से ईरान को तो हम नहीं गुजरने देंगे। और ईरान खुद ये कह रहा है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है और अमेरिका नाकेबंदी लगा करके उसी अधिकार को चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। आईआरजीसी हालांकि वहां पर बैठा हुआ है और आईआरजीसी ने कहा है कि हमने नाकेबंदी के बावजूद आज बस में यहां से 28 टैंकर्स बाहर निकाले हैं। अमेरिका की दादागिरी उस पर ही हावी पड़ते जा रही है। अमेरिका को ना चाहते हुए भी रशिया से सैंक्शन हटाने पड़ रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में तेल का संकट और ज्यादा ना गहराए। एक तरफ ईरान पर नाकेबंदी करके वो सोच रहा है कि उसने इस जंग को जीत लिया है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया पर से सैंक्शन हटा करके वो आधी जंग वैसे ही हार चुका है। अमेरिका का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन भी था, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान को मुस्तफा के रूप में एक नया सुप्रीम लीडर मिल गया। हालांकि अब तक वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अब उनकी सुरक्षा और काम करने की काबिलियत को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं। मुस्तफा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अट्ठाईस फरवरी को तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अब तक मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में उनके कोमा में होने का भी दावा किया गया। लेकिन अब मुस्तफा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई की एक टांग काटनी पड़ी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हमले में मुस्तफा खामनेई की टांग बुरी तरह टूट गई थी या डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या यह खबर वास्तव में सच है? मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर मुस्तफा की सेहत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी हमले के वक्त मुस्तफा उसी इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी हुई। कहा गया कि बमबारी की वजह से उनका चेहरा झुलस गया और वह पहचान में नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले में मुस्तफा की टांग इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि डॉक्टरों को उसे काटना पड़ा और वो अब एक प्रोस्थेटिक लेग का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह बताई जा रही थी कि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। हालांकि असलियत यह है कि मुस्तफा को लेकर फैल रही अफवाहों का कोई सबूत नहीं है।
मुस्तफा की सेहत को लेकर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के सूचना केंद्र के प्रमुख हुसैन गरमानपुर ने मुस्तफा खamenei की चोटों की गंभीरता को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुस्तफा खamenei को ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी जिससे उनका चेहरा खराब हो जाए, वो अपंग हो जाएं या उनके शरीर का कोई अंग काटने की नौबत आए। हाँ, उनके घावों पर कई टाके जरूर लगाए गए। डॉक्टर ने हमले के बाद सबसे पहले जिस जगह पर तुरंत टाके लगाने का फैसला किया वो उनका पैर ही था। ईरानी अधिकारियों ने साफ किया कि मुस्तफा के पैर में चोट जरूर लगी थी और टाके भी आए थे, लेकिन उनकी टांग टूटने या काटे जाने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इसके अलावा जनता और दुनिया के सामने मुस्तफा खamenei का चेहरा ना दिखाने या उनके लाइव ना आने को लेकर भी ईरान ने अपनी स्थिति साफ की। ईरानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह पूरी तरह से एक रणनीतिक और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। ईरान का कहना है कि जब देश युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा हो और सर्वोच्च नेता पर लगातार हमले का खतरा बना हुआ हो तो उनकी लाइव लोकेशन या वीडियो जारी करना उनकी सुरक्षा को भारी खतरे में डाल सकता है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर सीधा आरोप लगाया कि वो जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि ईरान की जनता के बीच अपने नए नेता को लेकर अविश्वास पैदा किया जा सके। मुस्तफा खamenei की सेहत को लेकर अमेरिका का रुख बेहद आक्रामक रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा था कि ईरान के लोगों को खुद नहीं पता कि उनका असली नेता कौन है और वहां कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच अजीब जंग चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अट्ठाईस फरवरी को अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मुस्तफा खamenei को सुप्रीम लीडर बना दिया। हालांकि मुस्तफा कभी भी अमेरिका की पसंद के नहीं माने गए हैं। माना यहां तक जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह कट्टरपंथी हैं। अब मुस्तफा खamenei के बारे में विस्तार से आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। सन 1969 को मशहद शहर में मुस्तफा खamenei इनका जन्म हुआ था, जो कि सुप्रीम लीडर बन गए अयातुल्लाह अली खामनेई के जाते। अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं। ये उस हमले में थोड़ी देर पहले ही घर से निकले थे, इसलिए बच गए। अलवी हाई स्कूल में मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। दूसरी तरफ कोम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से उन्होंने धार्मिक शिक्षा भी ली है, इसीलिए उन्हें कट्टर माना जाता है। इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में थे मुस्तफा। खamenei के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स थे मुस्तफा, ये सूत्र कहते हैं। मुस्तफा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध है, वो अच्छी पकड़ रखते हैं। 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे और वहीं मुस्तफा पर मनमाने तरीके से फैसले लेने के आरोप भी पहले से लगते आ रहे हैं। लेकिन अब मुस्तफा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अब सच ये है कि मुस्तफा खamenei अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे उनकी जगह ले चुके हैं, अमेरिका चाहे या ना चाहे। वहीं मुस्तफा खamenei के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उन्हें लेकर के संशय भी बरकरार है, क्योंकि अब तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है। केवल उनके लिखित संदेश आते हैं, ना कोई वीडियो आता है, ना कोई ऑडियो आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्तफा की सुरक्षा को लेकर के IRGC काफी सतर्क है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों और गैजेट से दूर रख रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हैं। ये बताया गया है कि मानसिक तौर पर पूरी तरीके से सचेत और सक्रिय हैं। मुस्तफा के संपर्क का अनोखा तरीका है। हाथ से लिखे हुए संदेश मुस्तफा को भेजे जाते हैं, सील बंद लिफाफे के माध्यम से एक दूसरे तक ये संदेश जाते हैं। बेहद भरोसेमंद लोगों के हाथ ही ये संदेश भेजे जाते हैं। कार, मोटरसाइकिल से सफर करते हैं संदेशवाहक, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते हो। संदेशों को सीक्रेट तरीके से मुस्तफा तक पहुंचाया जाता है। मुस्तफा से मिले निर्देश भी ऐसे ही भेजे जाते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी आई। मिडिल ईस्ट में जंग का एक अहम मोर्चा लेबनान भी है, जहां एक ओर इजराइल की सेना है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्ला है। कहने को तो इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन गोलीबारी दोनों तरफ से बराबर से चल रही है और अब एक बार फिर से दोनों ओर से सीज फायर की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में लेबनान एक बेहद अहम मुद्दा रहा। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद ईरान ने सीजफायर का ऐलान तब तक नहीं किया था जब तक इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा नहीं हुई।
ईरान की मांग है कि सभी मोर्चों पर एक साथ हमले थम जाएं। यानी ईरान पर तो हमने रुके ही, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी, यमन में हूती के ठिकानों पर भी हमले रुक जाए। फिलहाल इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है। अमेरिका की वॉशिंगटन में बातचीत के एक और दौर के बाद इजराइल और लेबनान अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2 दिन की बातचीत के बाद युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी। अगले दौर की वार्ता 2 से 3 जून को होगी। इजराइल और लेबनान के बीच की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले ही उसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका को उम्मीद है कि चर्चाएं दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण मान्यता और उनकी साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा की स्थापना को बढ़ावा देंगी। हालांकि युद्ध विराम जारी है, लेकिन इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले भी जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कुल 2,951 लोग मारे गए। हालांकि शांति वार्ता के बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, सुरक्षा बलों और वाहनों को निशाना बनाते हुए 17 अभियान चलाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के अभियानों में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल या रॉकेट हमले, 1 तोपखाना हमला और 1 गाइडेड मिसाइल अटैक शामिल थे। समाचार एजेंसी के अनुसार हिजबुल्लाह ने हमलों के दौरान 2 सैन्य वाहन, 2 मरकावा टैंक, 1 बख्तरबंद वाहन और 2 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक आईडीएफ ने गुरुवार को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा कि कुछ समय पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों के क्षेत्र में पहचाने गए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य की ओर एक मिसाइल दागी गई। सेना का दावा है कि इस दौरान कोई सायरन नहीं बजा। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है और आगे बढ़ाने पर सहमति भी बन गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये वास्तविक रूप से लागू हो पाएगा और क्या लेबनान में वास्तविक शांति आएगी। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।